हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आए, है ना। और एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करें अपने आप से सॉल्यूशन करने का, है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 192 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। तो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी एंड जीपी इज ऑन योर स्क्रीन 5/2, 5/4, 5/8 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो देखो, आपसे बोला है कि फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म। तो nth टर्म भी मेरे को कैलकुलेट करना है और 20th टर्म भी मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे। और मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चनों में आपको हिंट भी दूंगा, पूरे नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये। तो देखिए, अगर मैं nth टर्म या कोई भी टर्म कैलकुलेट करने जाता हूं तो मेरे को दो चीजों की नीड होती है, दैट इज ए एंड आर, है ना। ए फॉर फर्स्ट टर्म एंड आर फॉर कॉमन रेशियो। तो ए कितना है बेटा यहाँ पे 5/2, इट इज गिवन। अगर मैं आर की बात करूं, दैट इज कॉमन रेशियो, तो मैं 5/4 को डिवाइड कर दूंगा 5/2 से। तो बेटा कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 5/4, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि आर की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/2। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए आगे nth टर्म की बात करते हैं नाउ। तो nth टर्म बेटा आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि एक कम हो जाता है। तो nth टर्म क्या होगा? ए आर रेज़ टू द पावर एक कम, यानी कि n-1, है ना। ओके, तो ए की बात करें, कितना है भाई? ये ना 5/2। तो 5/2 इंटू आर, दैट इज 1/2 और रेशो द पावर n-1। भाई n-1 तो n-1 ही रहेगा क्योंकि nth टर्म कैलकुलेट की जा रही है। अब 5 तो ऐसा ही रहा और यहां पे मैं कुछ कर सकता हूं, देखो ना, 2 की पावर 1 है ना ये, और यहां पे भी 1/2 की पावर n-1 है और यहां पे 2 की पावर 1 है। तो बेस इक्वल होने की वजह से पावर ऐड हो सकती है यहाँ पे। तो कितना आगे चेक करो, 5 ऊपर और नीचे 2 की पावर n-1 में +1 ऐड करूंगा तो n ही आएगा। तो बेटा दैट इज कॉल्ड nth टर्म। और अगर मैं बात करूं 4/20th टर्म की, 4/20th टर्म कॉमा पुट n इक्वल टू 20। भाई n की वैल्यू यहां पे 20 पुट कर देंगे तो 20th टर्म बन जाएगा नहीं। तो 5/2 रेज़ टू द पावर 20। चेक कर लो, दैट्स योर आंसर। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब ये वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर सेम 192 एनसीईआरटी है। फिलहाल इधर जगह है तो पहले इधर कर लेते हैं ना इसको, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में रीड कर देता हूं एक बार आपके लिए। क्वेश्चन लिखा फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। किसी जीपी का अपने 12वां टर्म निकालना है और कहता है हुज 8th टर्म इज 192, जिसका 8th टर्म यानी कि 8वां टर्म 192 है, एंड द कॉमन रेशियो इज 2, और उसका कॉमन रेशियो 2 है। तो बेटा 8th टर्म मैंने लिख दिया 192, कॉमन रेशियो 2 और 12th टर्म फाइंड आउट करेंगे हम, है ना। तो देखिए डायरेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने के लिए मेरे को ए और आर की जरूरत है। भाई आर तो है लेकिन ए नहीं है, तो मैं ए यहां से निकाल लूं पहले। सर निकाल दीजिए। तो 8th टर्म है यहाँ पे कितना? 192। तो बेटा 8th टर्म को हम क्या लिखते हैं? ए आर रेज़ टू द पावर 7। एक कम लिखते हैं, नहीं लिखते? हाँ जी लिखते हैं 192। तो ए आर की वैल्यू पुट करते 2 रेज़ टू द पावर 7 इक्वल टू 192। तो ए इक्वल टू 192/2 रेज़ टू द पावर 7 कर दें भैया ऐसे। कोई बुराई तो नहीं लग रही है, या लग रही है? नहीं सर, कोई बुराई नहीं है। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। आप कहोगे सर डिवाइड कर देते सही से। अरे मेरे को ए की सिर्फ यूज की जरूरत है, मेरा ए आंसर नहीं है बेटा, तो इसीलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब देखो ना, 12वां टर्म निकालते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम डिवाइड भी कर देंगे यार। नाउ वी हैव टू फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी, दैट इज ए आर रेज़ टू द पावर 11। अब ए की वैल्यू कितनी थी बेटा? 192/2 रेज़ टू द पावर 7, चेक कर लो। और आर की वैल्यू थी 2 रेज़ टू द पावर 11, चेक कर लो। देखो ना, इसीलिए मैंने डिवाइड नहीं किया बेटा, पावर सब्ट्रैक्ट करा दूंगा ना। अब
समझे, समझदार हो गए हो अब तुम। तो 192 एज इट इज, और जब बेस इक्वल है तो पावर है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 की पावर 11 में से 7 गया, 4 बचा ओनली। चेक कर लो। तो बेटा 192 इंटू 2 की पावर 4, 2 3 4 2 8 2 16 होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा। तो 192 इंटू 16, तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी हुआ 1, 9 6 6 54 54 55 का 5 कैरी हुआ 5, और 6 कम 6 5 11, और 192 एज इट इज। तो 2 5 2 7 9 और 1 10 का 0, और 2 1 3 30, यानी 30 72 है ना। तो 3072 विच इज रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है ना, 12th टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड जीपी। ओके, आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम बचे हुए स्पेस में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 192 एनसीईआरटी है, इस वाले स्पेस में है ना। मैं क्वेश्चन को रीड करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, यानी कि 5वां टर्म पी है, 8वां टर्म क्यू है, और 11वां टर्म एस है, इसका ये दे रखा है। और आगे लिखा है कि शो दैट क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, दैट्स इट। इतनी सी इंफॉर्मेशन है, यानी 5वां 8वां 11वां टर्म आपको पी क्यू एस दे दिया, और 2 प्रूफ करना अपने क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो देखिए कुल मिला के बात एक ही समझ में आती है कि मेरे को कुछ भी प्रूफ करना है या फाइंड करना है, मेरे पास 2 चीजों की होना कंपलसरी हो जाता है। एक पी कह रहा हूं, एक ए दैट इज फर्स्ट टर्म, और एक आर दैट इज कॉमन रेशियो। तो उसके लिए ही सारी कहानी होती है। चलो इनका यूज करते हैं बेटा। देखो मैंने इसमें हिंट दूंगा, ठीक है, तो आप समझ जाना। मैं 5th टर्म गिवन है मेरे को पी, 5th टर्म को मैं लिखूंगा ए आर रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू पी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब 8th टर्म, ठीक है, 8th टर्म मेरे पास कितना है बेटा, क्यू, और 8th टर्म को ए आर रेज़ टू द पावर 7 लिखेंगे इक्वल टू क्यू, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। ओके, अब 11th टर्म विच इज एस, और 11th टर्म को हम लिखते हैं ए आर रेज़ टू द पावर 10 इक्वल टू एस, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। चेक कर लो, मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब एक काम करते हैं बेटा, मेरे को ए और आर चाहिए, और उसके लिए मेरे को, अगर मेरे पे यहाँ पे है ना लीनियर इक्वेशन होती तो मैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने अभी तक सीखा है वो लगा सकते थे। लेकिन ये जो इक्वेशन एक स्टेप की इक्वेशन प्रोडक्ट में है, तो जब भी ऐसी प्रोडक्ट में इक्वेशन आते हैं ना, तो उस केस में हमें जनरली डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करने से क्या होता है कि ए से ही कट जाएगा, तो आर की वैल्यू मेरे को इजीली मिल पाएगी, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, फर्स्ट को डिवाइड कर दूंगा सेकंड से, या फिर सेकंड को फर्स्ट से और थर्ड को सेकंड से, है ना। तो ऑन डिवाइडिंग मैं शॉर्ट में करा तो लिख नहीं रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को डिवाइड कर दिया सेकंड से, ठीक है। देन वी गेट, जो भी मेरे को मिलने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। ये स्पेस का मैं थोड़ा सा इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो देखो जब मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो सेकंड क्या थी, ए आर रेज़ टू द पावर 7 इक्वल टू क्यू, और फर्स्ट से डिवाइड किया तो फर्स्ट में क्या है, ए आर रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ पे पी। चेक कर लो। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, और बेस इक्वल पावर लेस हो गई, तो अगले स्टेप में 7 में से 4 गया तो 3 बचा, यानी कि आर क्यूब बचा। चेक कर लो, तो आर क्यूब बराबर आ गया क्यू अपॉन में पी। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहां से ये बात हो गई। अब इस तरफ जब हमने डिवाइड किया थर्ड को सेकंड से, तो क्या आया भाई, थर्ड क्या थी, ए आर रेज़ टू द पावर 10 अपॉन में सेकंड, यानी कि ए आर रेज़ टू द पावर 7 इक्वल टू एस अपॉन में क्यू। चेक कर लो, तो देखो ए से ए कैंसिल, अगले स्टेप में देखो बेस इक्वल पावर लेस होगी, तो 10 में पावर 7 गई तो कितनी बची, 3 बची पावर, एस अपॉन में क्यू। अब मैंने इन दोनों को ध्यान से देखा, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम नजर आ रही है। चेक कर लो भाई, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है, नहीं होती है, होती है सर, बिल्कुल होती है। तो फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से कि क्यू अपॉन में पी बी बराबर होगा एस अपॉन में क्यू के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, और ये क्या, यही तो मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। अरे ये तो बहुत इजी नहीं हो गया, यही तो प्रूफ करना, देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे और फिर हम आगे देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर सेम 192 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बेटा, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, यानी कि जो चौथा टर्म है वो जीपी के सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है ना। बात को समझो, यानी कि मान लो कि फॉर एग्जांपल चौथा टर्म अगर 36 है,
तो जो दूसरा टर्म है वो 6 रहा होगा, तभी तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, है ना, ऐसा कह सकते हैं। ओके, और आगे लिखा है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, और इसका फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है, तो सातवां टर्म आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए चौथा टर्म इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, देन कैलकुलेट सेवंथ टर्म। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। देखो A4 जो चीज गिवन है उसका यूज करेंगे ना फटाफट से भाई। तो A4 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर। तो A4 क्या होता है बेटा, AR क्यूब। A2 क्या होगा, AR, भाई A2 AR ही तो होगा, और इसकी पावर में 2 है, तो चलो A स्क्वायर AR स्क्वायर कर दे, इस पे कर सकते हैं ना। हाँ सर कर तो सकते हैं। तो देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं क्या, अगर हो रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, है ना। तो जैसे कि भाई A से पावर कैंसिल हो गई और R स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो R बचा ओनली और यहाँ पे A बचा ओनली। तो ये क्या, A और R दोनों सेम आ गए भाई, चेक कर लो, है ना। A और R दोनों सेम आ गए। अरे भाई तो काम हो गया, चलो अच्छी बात है, अगर सेम आ गए तो कोई बात नहीं। अब जब ये सेम आ गए तो मेरे को सातवां टर्म निकालने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी नाउ। तो सेवेंथ टर्म जो कि होता है AR रेज़ टू द पावर 6, भाई ये कम लिखते हैं ना, तो पावर 6 आएगा जी सर। तो A की वैल्यू तो R है और R की वैल्यू A है, तो दोनों की वैल्यू -3 है, तो -3 लिख दूं। R की वैल्यू भी -3 की पावर 6, तो बेटा बेस इक्वल पावर ऐड होगी, तो -3 की पावर 7 ना कर दें, इसको कर सकते हैं ना। हाँ सर कर तो सकते हैं, एक बार चेक कर लें यहीं पे छोड़ा या फिर इसको आगे 243 आई थिंक सो के साइड 243 होता है, चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ठीक है, और नहीं बेटा इसको आगे कर रखा है ना, तो इसको आगे कर रखा है, एक बार देखते हैं। 3 को जब हम 7 टाइम्स करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 27 तिया 81 इंटू 3 243 यहाँ पे होता है ना, यानी कि 1 2 3 4 4 में 81 3 जा 3 एकम 3 8 तिया 24, हाँ 243 यहाँ पे इंटू 3 इंटू 3 भाई चेक करो, 3 तिया 9 तिया 27 27 तिया 81 तिया 243 और इंटू 9 कर देते हैं तो काम बन जाएगा। तो 9 तिया 27 का 7 कैरी हुआ 2, 9 चौक 36 36 37 38 38 का 8 कैरी हुआ 3, 9 दूनी 18 19 20 21, यानी कि 21 87। तो एक स्टेप और लिख देते हैं, माइनस का 21 87, दैट्स योर फाइनल आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। और हाँ बेटा ये देखो ज्यादा बड़ी पावर नहीं थी, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो इसीलिए इसको मेरे को डाउट था कि ये शायद पूरा सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको पूरा सॉल्व कर रखा है। नहीं तो अगर पावर बड़ी होती तो फिर हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोसीड करते हैं, उसको देखते हैं। अभी हम पे स्पेस है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। कहते हैं विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज दिस। आपको एक सीक्वेंस दे दिया और इससे ये पूछा है कि आपका इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है। चलिए ठीक है भाई, हमने भी मान लिया कि इस सीक्वेंस का nth टर्म जो है वो 128 है, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू बतानी है बेसिकली, है ना। तो a भी है r भी है, सब कुछ पता ही है हमें, चलो ठीक है करते हैं। तो nth टर्म इक्वल टू 128 और nth टर्म क्यों लिखना है, इसका फॉर्मूला लगा देता हूं ना, AR रेज़ टू द पावर n-1, है ना। अब a कितना है 2 है, चेक कर लो। r कितना है, अब आप r कहोगे सर इसको डिवाइड कर दो, तो भैया √2 तो आएगा, चेक कर लो भाई √2 ना आएगा। जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा ना, √2 बचेगा, हाँ। और पावर में n-1 इक्वल टू 128, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 2 से उधर ले आके काट दो सर, 2 6 12 2 चौक 8, तो √2 की पावर n-1 इक्वल टू, ये 2 की पावर कितना होता है, आई थिंक 6, चेक करते हैं भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 की पावर 6 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर 6 लिख दो उसको, सर लिख दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी भी कंपेरेबल क्वांटिटी नहीं है ना बेटा, अगर मेरे को n की वैल्यू निकालना है तो इसको कंपेरेबल क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, यानी कि इसको √2 बना दो तो काम बन जाएगा भाई। खाली 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, सर लिख सकते हो, और होल पावर 6 ऐसे रहने दी मैंने।
चेक कर लो, मैंने इस 2 की जगह √2 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपेरेबल क्वांटिटी अभी भी नहीं बनी है, तो उसको थोड़ा सा और, तो पावर के ऊपर पावर इंटू होता है, तो इंटू कर दो। अब लग गया कि हाँ कंपेयर कर सकते हैं, बेस इक्वल तो पावर ऑल्सो इक्वल है ना। हाँ जी बिल्कुल। सो देयरफॉर n-1 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 13, यानी कि इसका 13वां टर्म जो है, इस सीक्वेंस का 13वां टर्म जो है वो 128 है। चेक कर लो, और आई एम श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। चलिए, ये तो इसका ए पार्ट था, इसमें शायद आई थिंक 3 पार्ट है, बी सी बी है, तो इसका बी पार्ट देखते हैं एक बार क्या कहता है इसका बी पार्ट, और फिर आगे चलेंगे। तो भैया बी पार्ट है √3 देखो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस यानी कि जीपी सीक्वेंस दे रखा है, √3, ये बी पार्ट, कॉमा √3 के बाद 3, फिर 3√3, 3 के बाद फिर 3√3, फिर डॉट डॉट डॉट, और पूछा है कि इसका 729 कौन सा टर्म होगा, 729। हाँ जी, तो हमने मान लेंगे कि nth टर्म इसका 729 होगा। और मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आपको मेरे से करवाना चाहिए, है ना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज कर देना है आपने। तो मैं इसके लिए आपसे कहूंगा डू योरसेल्फ। dy/s का फॉर्मूला आता है ना आप लोगों को, बस आप लोग वही लगाएंगे और इसका आंसर पाएंगे। जो भी आंसर होगा पीछे देख लेना, मुझे नहीं पता, है ना। चलिए सी पार्ट देखते हैं, इसका सी पार्ट। सी पार्ट इसका क्या है, कहाँ है सी पार्ट, है क्या नहीं, हाँ है ना, 1/3, 1/9, 1/27। देखो सी पार्ट है 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट डॉट, जीपी सीक्वेंस है ना। और आपसे ये बोला गया है कि इसका टर्म 1/19,683 कौन सा है। हमने लेट कर लिया कि एन टर्म है इसका, 1/19,000 कितना लिखा है, 683, 683, ये टर्म कौन सा है इसका, है ना, इस वाले सीक्वेंस का। तो क्वेश्चन तो सब सारे सेम है, आपको दिख भी गए। चलिए देखते हैं। तो ए की बात करें, आपको नजर आ रहा है, आर की बात करें, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 1/9 को डिवाइड जब मैं करूंगा 1/3 से, तो ये इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा, तो 1 × 3 और 9 × 1, तो 3 से 3 टाइम्स में, तो 1/3 आ गया, चेक कर रहा है ना। तो आर की वैल्यू 1/3। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो AR⁻n-1 और 1/19,683, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए की बात करें 1/3 है बेटा, आर की बात करें वो भी 1/3 है, और इसकी पावर n-1, 1/19,683। देखो बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो 1/3 n। भाई जब पावर ऐड होंगी तो n तो आएगा, n-1 से +1 कट जाएगा। अब इसको मेरे को ऐसा लगता है कि 3 के मल्टीपल में काट देना चाहिए, चेक कर लो, ऐसा लग रहा है ना आपको भी, क्योंकि नीचे 3 है और नीचे ये है, तो 3 के फैक्टर में इसको लेना चाहिए हमें। तो देखते हैं एक बार 19,683 को जब मैं 3 के फैक्टर में लेना शुरू किया, तो 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 3, फिर से 3 × 2 = 6, 3 × 3, 2 इधर गया तो 3 × 8 = 24, 2 इधर गया तो 3 × 7 = 21, फिर से 3 × 7 = 21, और 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, ठीक है। फिर से 3 से 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, फिर से 3 से 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 से 3 2 = 6, 3 × 9 = 27, नहीं 3 × 7 = 21, हाँ, फिर से 3 से 3 × 9 = 27, और फिर से 3 से 3 × 3 = 9, फिर 3 से 3 × 1 = 3, बस देखो ना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1/3⁹9 लिख सकता हूं मैं इसको, लिख दो सर, लिख दो, आपका बस चले तो आप तो पता नहीं क्या क्या लिख दो। तो 3 की पावर 9, भाई मैं लिख रहा हूं इसको, है लिख दिया। और यहाँ पे देखो 1 की पावर n तो 1 ही होता है, और 3 की पावर n, और 1/3 की पावर 9। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू साफ नजर आ रही है ना, नहीं आ रही, 9। तो कहने का मतलब है कि इस सीक्वेंस का 9th टर्म जो होगा वो इतना होगा, 9वां टर्म इतना होगा। बताओ बात समझ में आ गई भैया? बात समझ में आ गई हो तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो, लेकिन बोलो जरूर, ठीक है। तो हैंस 9th टर्म इज दिस
ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना। आई एम श्योर कि आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेम पेज 192 एनसीईआरटी है। तो बहुत बकवास क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, तो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स दिस दिस एंड दिस आर इन जीपी। यानी कि आपसे बोला गया है कि ये तीनों नंबर्स जो हैं एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जीपी बन जाते हैं। तो बेटा आपको पता है, मैंने आपको सिखाया था कि जीपी जब भी बन सकते हैं जब ये वाला जो है इन दोनों का क्या हो, ज्योमेट्रिक मीन हो। आपको याद होगा, बात सही है नहीं सही है। तो एक्स की सिर्फ ये उस वैल्यू के लिए ही जीपी बनेंगे जब ये ज्योमेट्रिक मीन रहा होगा। तो मैं एक्स की वो वैल्यू निकाल लूं भाई, एक्स की वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वो वैल्यू क्या है, एक्स की वो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ जीएम। ठीक है, तो जीएम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बी यानी कि -2/7 इंटू -7/2। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 से 7, 2 से 2 यानी कि अंडर रूट 1 ही तो आएगा या नहीं। और रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकलते तो प्लस माइनस 1 कंसीडर कर लें। तो एक्स की +1 और -1 वैल्यू के लिए ये क्या बनेगा बेटा, ये जीपी बन जाएगा। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। इजी था, बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे देखते हैं आगे। अच्छा एक बात और, एक दूसरा भी तरीका था इसमें कि अगर इसको जीपी बनाना, तो एक तो ये तरीका है ये ज्योमेट्रिक मीन वाला। एक दूसरा तरीका ये भी है कि यार मैं इसको है ना ऐसे भी लिख सकता था कि ये अगर जीपी बना रहा है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम आ रहा होगा। यानी कि सेकंड टर्म को अगर मैं -2/7 से डिवाइड करूं, या फिर थर्ड टर्म को -7/2 को किससे, सेकंड टर्म से डिवाइड करूं, तो भी आंसर वही आना चाहिए। तो दैट मींस ये x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दिस इंटू दिस, यानी कि -7/2 इंटू -2/7। तो ये कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल टू -+1, तो x इक्वल टू +-1। चेक कर लो। तो एक ये भी तरीका था, है ना। तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि पेज नंबर 192 एनसीईआरटी ही है। तो कहता क्या है, तो इसमें लिखा बेटा फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइज 7 to 10। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक में आपने एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि जो भी आपको इंडिकेटेड टर्म वहां पे लिखा हुआ है उतने टर्म्स का सम निकालना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखेंगे बेटा, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 7वें से स्टार्ट करते हैं। तो 7वें में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है 0.15 जीपी लिख लें पहले बेटा, 0.15 0.015 एक बार चेक भी कर लेते हैं 0.0015 डॉट सो ऑन। और इसमें कौन सा टर्म इंडिकेट किया गया है बेटा, 20th टर्म, है ना, 20वां टर्म, 20 टर्म्स, है ना। हाँ 20 टर्म्स है, यानी कि जो मेरे को सम देना है ना बेटा, इसके 20 टर्म्स का सम देना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, 20 टर्म का सम इजीली निकलता है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस आपके पास ए और आर होना चाहिए, है ना। तो ए तो मेरे को दिख ही रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है बेटा, 0.15 है। रही बात आर की, तो वो मैं निकाल सकता हूं दोनों को डिवाइड करके। तो देखिए 0.015 अपॉन में 0.15, भाई यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में कितने, 1 2 3 जीरो आएंगे, चेक कर लो। और यहां से हटाऊंगा तो 2 जीरो आएंगे, है ना। अब ये भी 15, ये भी 15, ये तो कट गया, 100 से ये कट गया, तो 10 अपॉन में बच गया, यानी कि 1/10 आर की वैल्यू भी मिल चुकी है। गॉट इट। अच्छा अब देखो, नाउ मेरे को निकालना है 20th टर्म का सम। तो S20 पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो, है ना। S of n इक्वल टू a r⁻n-1 अपॉन r-1। इसके दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और r की वैल्यू जब 1 से छोटी होती है तो दूसरा। तो एक काम करते हैं, दूसरा वाले लगा देते हैं, क्योंकि r की वैल्यू हमारी 1 से छोटी आ रही है ना। तो 1 r⁻n अपॉन में 1 - r। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है, 0.15,
विद इन ब्रैकेट 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/10 रेज़ टू द पावर एन, एन आपको दे रखा था 20 अपॉन 1 माइनस 1/10, दैट्स इट। चेक कर लो भाई, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो रहा है, तो 0.15 विद इन ब्रैकेट, फिलहाल यहाँ पे 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर 20, फिलहाल यही कर सकता हूं, और इधर एलसीएम ले सकता हूं, 10 में से 1 गया तो 9/10, है ना। ओके ओके, तो अब देखिए ध्यान से देखना भाई, ये पॉइंट हटा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये वाला 100 इस 10 से कट भी जाएगा, मतलब फिलहाल इतना तो हो जाएगा ना। अब बचा क्या है बेटा, अब बचा क्या है, अब बचा ये है कि 15/9 और इंटू में ये वाला 10, तो 10 इंटू 9 ये बचा है, और यहाँ पे 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर 20, यहाँ पे ये बचा है। चेक करते हैं बेटा, 3 से कट रहा है ये, देखो 3 से 5 बारी में, 3 × 15 और 3 × 9, तो फिलहाल तो और कुछ नहीं कट रहा, हाँ ये भी कट रहा, 5 दूनी 10, तो ऊपर 1 बचा है बेटा, नीचे 6 बचा है, तो 1/6 और विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर 20। क्या पता मैं भी यहीं पे छोड़ा हो सकता है। ठीक है, पहले मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.3, और आपका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने बस थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है इसी आंसर को। देखो एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं बेटा, ये जो पावर है, एक बात आना भाई, ये पावर 20 में यहाँ पे लिखूं, है ना, सुन लेना पहले मेरी बात, ये भी आंसर ठीक है, या फिर मैं 20 को यहाँ पे लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानते हुए बात। वैसे भी देखो यूं ही तो था, फिर तभी तो मैंने अलग करी थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0 हटेगा तो पॉइंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना भाई, पॉइंट हटता तो 0 आता, तो 0 हटेगा तो पॉइंट आ जाएगा। तो इन्होंने बस अपने आंसर में ऐसे लिख दिया है 1/6 1 माइनस 0.1 रेज़ टू द पावर 20, ये आंसर छोड़ा इन्होंने, बस फर्क इतना है। ठीक है, तो बिल्कुल यही आंसर छोड़ा है, और उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में भी आ गई होगी। अब फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे 8वां 9वां 10वां कराने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों में आपने DYS का फॉर्मूला लगाना है और खुद से करना है। और हिंट के तौर पे मैंने क्वेश्चन नंबर अभी थोड़ी देर पहले कौन सा कराया था, आई थिंक 7 कराया था ना, 7, हाँ 7 करा दिया था, और अभी 9th करा रहा हूँ, है ना। तो 2 क्वेश्चन इनफ रहेंगे इसके हिंट के तौर पे। ठीक है, तो अपने आप से आपने दोनों क्वेश्चन करने हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो कि सेम पेज 192 NCERT है। तो देखिए, इसमें लिखा है जीपी आपको रखे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डॉट 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 एन टर्म्स तक, और ए की वैल्यू -1 नहीं है ना। और आपसे बोला गया है कि सम निकालो, और सम कितने टर्म्स का, जो इंडिकेटेड है, तो इंडिकेटेड तो एन टर्म्स है, तो एन टर्म्स का सम निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। तो मेरे बच्चों, ए की वैल्यू की बात करें तो 1 है ना ए, और आर की बात करें तो -a/1, भाई यही तो आएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, -a ही आएगा, है ना। और ए की वैल्यू -1 नहीं है, ये बात बोल रखी है। खैर उससे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और आपने सम निकालना है, तो नाउ सम, भाई फॉर्मूला लगाते हैं, ए 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, तो ए कितना है, ए तो 1 है, और 1 माइनस आर की वैल्यू -a है, और पावर में n, और 1 माइनस आर की वैल्यू -a है। चेक कर लो, अभी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर इंटू में है, 1 से इंटू करेंगे सेम ही तो आता, तो लिखने की जरूरत क्या है बेटा। तो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस और -a रेज़ टू द पावर n अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस a। चेक कर लो, और मेरे को ऐसा लगता है कि आंसर में भी यहीं पे छोड़ा हो, है ना, क्योंकि इसके आगे कुछ करने की कोई जरूरत समझ में आती नहीं है ना। तो आंसर डेफिनेटली यहीं पे छोड़ा होगा, बट लेट मी चेक फर्स्ट। मैं एक बार चेक कर लूंगा तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 1 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल उम्दा जवाब है आप लोगों का, और यही आंसर है बेटा, है ना। चलिए, तो इसको करते हैं यहीं पे स्टॉप। अब देखो ना, इतने इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि 2 क्वेश्चन इसके आप खुद से करें, है ना। ओके, अभी हम जो देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10, और पेज नंबर सेम 192 NCERT, और
देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अरे नहीं भाई, कहेगा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। मैंने तो आपको 10 होमवर्क में दिया है ना, 8 और 10 तो होमवर्क में दिया है क्या यार, आपने को 10 नोट करवा दिया, यहाँ पे 11 देखना है। 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि इवेल्युएट सिग्मा के इक्वल टू 1 से 11 तक, सिग्मा के इक्वल टू 1 से 11 तक, और क्या है 2 + 3 रेज़ टू द पावर के, 2 + 3 रेज़ टू द पावर के। इसको इवेल्युएट करना। देखो सिग्मा ऑपरेटर का यूज आप जानते हैं समीशन के लिए होता है, तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक इसका समीशन करना है हमें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान देंगे भाई। पहले मैंने 1 पुट किया, जब मैंने 1 पुट किया होगा तो ये आया होगा, जब मैंने 2 पुट किया होगा तो ये आया होगा, जब मैंने 3 पुट किया होगा तो डेफिनेटली ये आया होगा। ऐसे ही करते करते मैंने 11 पुट किया होगा लास्ट में, तो ये आया होगा। मानते हो बात भाई, दिस विल बी इक्वल टू दिस, रहा होगा नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। अब एक बात हो, सेम ये जो 2 है वो भी तो 11 टाइम्स तक प्लस हो रहा है, तो क्या मैं इसको 2 × 11 नहीं लिख सकता? नहीं समझ में आई बात यार। देखो एक बात हो, जब मैं a को प्लस करता हूं 3 टाइम्स तक, तो आप इसको 3a लिखते हो नहीं लिखते हो? तो मतलब जितने टाइम्स तक प्लस हो रहा है उतने से इंटू कर देते हो आप a का। तो 2 भी तो 11 टाइम्स तक प्लस हो रहा था, 2 का भी तो इंटू 11 से करोगे नहीं करोगे? ऐसी बात करते हो आप लोग भी यार। चले ठीक है, प्लस में है 3 की पावर 1, प्लस में था 3 की पावर 2, प्लस में था 3 की पावर 3, प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर 11 था। चेक कर लो। और ये क्या, ये तो जीपी बन रही है बेटा, है ना? तो इसको हम जीपी का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो 11 दूनी 22 तो ऐसे ही रहा, और यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला कहता है a r रेज़ टू द पावर n। भाई r की वैल्यू 3 ही आएगी, चेक कर लो, इसको इससे डिवाइड करो 3 ही तो आएगी। तो r रेज़ टू द पावर n, n की वैल्यू 11 है, -1 अपॉन r - 1। चेक कर लो। तो 22 + 3 और 3 की पावर 11 - 1 एज इट इज, कुछ नहीं हो सकता, अपॉन में 2। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि आंसर को यहीं पे छोड़ देना चाहिए, और मे भी शायद यहीं पे छोड़ा हो, बट फर्स्ट लेट मी चेक, है ना? पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद घोषणा करेंगे आंसर की। तो क्वेश्चन नंबर 11, 22 + 3/2 विद इन ब्रैकेट 3 रेज़ टू द पावर 11 - 1 बिल्कुल कतई सही जवाब है, और आप जीत चुके बहुत सारे रुपए। तो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सेम पेज 192 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि कोई रिलेशन इस टाइप का आता है जिसमें आपको 3 टर्म्स, 4 टर्म्स या 5 टर्म्स की बात होती है, तो आपने नंबर्स को किस तरीके से लेट करना होता है ना। तो यहाँ पे 3 टर्म्स की बात है, तो हम नंबर्स को क्या लेट करेंगे? तो सबसे पहले हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी, बेटा क्या लेट करेंगे? a अपॉन में r, कॉमा a, कॉमा ar, है ना? ये लेट करना है हमेशा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सम और इनका प्रोडक्ट दे रखा है ना, तो आपसे नंबर्स मांगे गए हैं। तो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10, तो इसके टर्म्स का सम दे रखा 39/10 और इसका प्रोडक्ट 1 दे रखा है। तो मैं पहले प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a अपॉन में r इंटू a r इक्वल टू 1। भाई प्रोडक्ट 1 है ना, एक बार और चेक कर ले, -1 तो नहीं लिखा, नहीं 1 ही है। तो देखिए r से r कैंसिल हो गया, और a इंटू a दैट इज a क्या क्यूब इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू ऑल्सो 1। अब देखो आपको बेनिफिट भी पता चल गया होगा कि इस टाइप से हम क्यों लेट करते हैं टर्म्स को ना, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। ओके, अब ऑल्सो में कोई चीज और दे रखी थी सम इसका ना, तो ऑल्सो हमें सम दे रखा था a अपॉन में r प्लस a प्लस में a r इक्वल टू आई थिंक 39/11 था, नहीं 39/10, 39/10। वंस अगेन एक बार और चेक कर ले, नहीं बिल्कुल ठीक है 39/10। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने a को कॉमन ले लिया, भाई इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो अंदर क्या रह गया 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r, चेक कर लो ये रहेगा, इज इक्वल टू 39/10, और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 1। भाई a की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं, तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन में r
इज इक्वल टू 39/10 एज इट इज। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई देखो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे भाई, इसको इससे किया तो tan r², इसको इससे किया तो tan r, इसको इससे किया तो tan, और यहां पे किया तो 39r। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे देखेंगे भाई, tan r² एज इट इज प्लस tan r माइनस 39r प्लस tan इक्वल टू 0। चेक कर लो, ठीक है। सो tan r², देखो इसको माइनस करें 29r आ गया, और प्लस tan इक्वल टू 0। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके फैक्टर करते ही मेरा काम बन जाएगा। देखो 10 इंटू 10, 100 से 29 लाना माइनस का। देखो 29 कैसे, प्लस 100 के फैक्टर करके, हाँ प्लस 100 है ना। ओके, तो 25 4 जा 100 होता है, और दोनों को प्लस करके 29 आया था, तो दोनों में माइनस लगा तो काम बन गया। तो देखिए tan r² माइनस का 25 और माइनस का 4r और प्लस tan इक्वल टू 0। चेक कर लो। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, 5 कॉमन है, और 5 के साथ r भी कॉमन है, तो 5r कॉमन, तो 5 2 जा और एक r बचेगा, और 5 5 जा और r तो बाहर गया। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन है ओनली, तो एक 2 बचेगा और एक r है, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और 2 कॉमन लिया तो 5 बचेगा। और अगर ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब कोई गलती आपसे नहीं हुई है। अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लो, दैट इज 2r माइनस 5 आ गया कॉमन, तो अंदर 5r माइनस 2 रह गया, 5r माइनस 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। वो क्या निकलता है बेटा? वो यही निकलता है कि इसका मतलब ये है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर दोनों 0 है। तो देखिए मैं एक बार इक्वेट करा दूंगा 2r माइनस 5 को 0 से, और एक बार 5r माइनस 2 को 0 से, 5r माइनस 2 को 0 से। ओके, तो यहां से r की वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हैं 5/2, और यहां से r की वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हैं 2/5। अब जब r की दो वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये नंबर्स भी डबल आएंगे, है ना। एक बार मैं ये लेके करूंगा, एक बार ये लेके करूंगा। तो देखिए नाउ अब मैं रिक्वायर्ड नंबर्स लिखने जा रहा हूं। नाउ रिक्वायर्ड नंबर्स आर, भाई क्या थे, ए अपॉन में आर कॉमा ए कॉमा ए आर, लेकिन दो केस में, एक में व्हेन आर दिस एंड व्हेन आर दिस, है ना। तो जब मैंने ए की वैल्यू पुट करी, देखो ए की वैल्यू कितनी 1 है, और आर की वैल्यू डाली 5/2, ठीक है, कॉमा ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 इंटू आर की वैल्यू 5/2, ठीक है। इस तरफ ये वाला केस लिया है, तो यहां से क्या आ रहा है बेटा, देखेंगे भाई यहां से क्या है, या ये 2 ऊपर ही चला जाएगा तो ये 2/5 नहीं हो जाएगा, कॉमा 1 कॉमा 5/2, तो यहां से तो ये आएगा 3 नंबर्स, है ना। और यहां की बात करते हैं तो ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू कितनी है 2/5 है इस बार, ठीक है, कॉमा ए की वैल्यू 1 कॉमा ए की वैल्यू 1 इंटू आर की वैल्यू 2/5, चेक कर लो। तो बेटा 5/2 हो जाएगा, कॉमा 1 कॉमा 2/5, चेक कर लो। तो ये आपके आंसर्स हो गए हैं, और आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि सेम पेज 192 एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, जीपी आपको दे रखी है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। ओके, 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120 क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपसे ही बोला है कि इस जीपी के कितने टर्म्स का सम 120 होता है ना। तो लेट एन टर्म्स का जो सम होगा वो 120 होगा। हमने मान लिया कि एन टर्म का सम जो है वो 120 होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू बता देंगे। अब देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही होता है भाई, इक्वल टू 120। ए की वैल्यू 3 है, चेक कर लो। आर की वैल्यू भी इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगी, तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 3 से 12 40 आ गए, है ना। अब देखिए बचा क्या, 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 40, और ये उधर जाके 80 बन जाएगा। तो 3 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 80,
और ये -1 इधर आके +1 हो गया। तो 3 n इज इक्वल टू 81। तो 3 n इज इक्वल टू 3 4। भाई 3 की पावर 4 81 होता ही नहीं होता। सो देयरफॉर जब बेस इक्वल तो पावर ऑल्सो इक्वल, तो n इक्वल टू 4। इट मीन्स 4 टर्म का सम कितना होगा बेटा? 120 होगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो पता है, आप देखो, पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 9 है, तीसरा टर्म 27 है और चौथा टर्म 81 होगा। जाहिर सी बात है। अब आप इन चारों को प्लस करके देखो, मैं करता हूं। देखो 9 के 27, 9 चौक 36, ये 36 हो जाएगा, दोनों को मिला 36 और 3 36 और 27 28 29, सॉरी 36 37 38 39, 39 में प्लस करें, 9 और 1 10 का 0, कैरी ओवर 8 3 11 1 12 120, है ना। तो खैर आप ऐसे नहीं चेक करोगे, क्योंकि ऐसे करते तो आप करते ही रह जाते ना फिर। और खैर ये तो पहले 4 टर्म की बात थी, अगर मान लो कि पहले 40 टर्म की सम की बात हो रही होती तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे। तो प्रोसेस यही है बेटा, एल्गोरिथम यही है करने का ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहीं पे स्पेस बहुत सारा बचा हुआ है, तो आगे हम यहीं पे मूव करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 है या फिर उसको आपको होमवर्क में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द, अरे ये तो 13 ही पढ़ दिया मैंने। 14 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16, द नेक्स्ट टर्म इज 120। ठीक है, मैं करा देता हूं, है ना। 14 क्वेश्चन 14 और पृष्ठ संख्या 192 एनसीईआरटी, अभी तक तो यही चल रहा है। ओके, अब ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है बेटा द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16, यानी कि पहले 3 टर्म का सम जो है वो 16 है, यानी कि S3 आपको इनडायरेक्टली दे दिया 16, है ना। ओके, आगे लिखा है एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128, अगले 3 टर्म का सम 128 है। अगले 3 टर्म को आप कैसे लिखोगे? अगला 3 टर्म कौन सा होगा? चौथा, पांचवा और छठा, इसका सम 128 दे रखा है। तो यार अगर मैं इसमें पहले 3 टर्म और ऐड कर दूं तो इसको मैं S6 लिख सकता हूं, और जो ऐड करे उसको मैं घटा देता हूं S3। समझे नहीं समझे? तो बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? S6 माइनस S3 नहीं लिख सकता 128 को। समझ गए ना बेटा बात को? भाई आपको ये 3 टर्म का सम 128 दे रखा था, मैंने इसमें +3 कर दिया ऐड और -3 भी कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने। आगे कहता है 128 क्या? डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमा कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी, यानी कि आपने डिटरमाइन करना है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी, दैट इज Sn। तो इसको हटाइए और अपना आंसर पाइए। देखिए सिंपल और साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो जो चीज आपको गिवन है उसका यूज करना होता है ना, उसी का यूज हम करने वाले भी है। देखिए S3 या S3 छोड़ो, मैं डायरेक्ट इस सारी इक्वेशन का यूज करता हूं। तो वी हैव S6 माइनस S3 इक्वल टू 128। और देखेंगे S6 को फिलहाल मैंने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन इसको उधर भेज देता हूं। तो 128 प्लस S3, और S3 की वैल्यू डायरेक्ट 16 नहीं पुट कर दूं यहां से है ना। तो S6 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A r⁻6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। चेक कर लो, यही बनेगा, है ना। हाँ यही बनेगा। इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया भाई? 8 से 14 का 4, कैरी हुआ 1, 2 और एक 3 और एक कैरी का 4 और एक 144। ओके, इसका कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरे पास करने के लिए। फिलहाल इसको एक इक्वेशन बांध के छोड़ देते हैं। अब दूसरी चीज मेरे को S3 भी गिवन थी, उसका भी यूज कर लेते हैं। तो ऑल्सो वी हैव S3 इज इक्वल टू 16। फॉर्मूला क्या होगा S3 का? A r⁻3 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। चेक कर लो, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। हाँ सर यही होगा, दोनों को डिवाइड कर दें अगर हम तो काम बन सकता है ना, काम बन सकता है। तो चलो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, then we get what we get? A
आर रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सॉरी खांसी कहां से उठ गई यार, अपॉन में ए आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 144 अपॉन 16। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई। ये गया, डिनोमिनेटर भी गया, और 16 से ये भी 9 बारी में गया। 16 9 से चेक करते हैं, देखो ना 16 9 से 144 होता है, 9 6 54 का 4 कैरी हुआ 5 और 9 एकम 9 5 14, हाँ बिल्कुल, है तो 9 10 में ये भी गया। तो बचा क्या बेटा, देखो बचा क्या, r की पावर 6 है, r की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख तो सकते हैं, है ना। और अपॉन में क्या बचा है, r क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 9। अच्छा 1 पे भी स्क्वायर लगा दो तो कोई फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना। बेनिफिट मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, जो कि होती है ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू और ए की वैल्यू है ए प्लस बी, है ना, अपॉन आर क्यूब माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू 9। इससे बेनिफिट क्या मिला कि ये वाला ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया। सॉरी क्या हो रहा है यार, लगता है थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा, बट पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद। तो आर क्यूब प्लस 1 बचा है आपके पास इक्वल टू 9। चेक कर लो, तो बच्चों आर क्यूब इक्वल टू 8 नहीं हो जाएगा भाई, 1 माइनस हो जाएगा ना, तो आर इक्वल टू 2 नहीं हो जाएगा यार भाई, 8 2 का ही तो क्यूब होता है आज तक, है ना। हाँ तो आर की वैल्यू तो आगे भैया, देखो आर आ गया। अब आर आ गया तो ए निकालने के लिए आप इसमें पुट कर सकते हो सेकंड में, है ना। चलिए सेकंड में पुट करते हैं, पुटिंग r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, द्वितीय। देखिए ए आर की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, चेक कर लो, इक्वल टू 16। भाई मैंने क्या किया है कि आर की जगह आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। अब देखो 2 तो ऐसी, सॉरी ए तो ऐसी रहा, 2 का क्यूब 8 होता है माइनस 1 अपॉन में 1 बचा, तो कुल मिला के 8 में से 1 गया 7 बचा है, और ए बचा है, और अपॉन में तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों ए की वैल्यू 16 अपॉन में 7 आ चुकी है, चेक कर लो। यानी कि मेरे दो आंसर आ गए, ए भी आ गया, आर भी आ गया है। अब मेरे को सम ऑफ n टर्म्स निकालना है ना। नाउ वी कैलकुलेट, नाउ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू होता है ए आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, है ना। अब ए कितना, 16/7 है, आर है 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो 16/7 विद इन ब्रैकेट 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और अपॉन में बेटा देखो कुछ बचा ही नहीं है, 1 बचा है, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 ही आना है, तो इसी को हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे फिर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पेज नंबर 192 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन अ जीपी विद ए इक्वल टू 729, आपको यहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है, कितना है बेटा 729, और आगे बोलता है क्वेश्चन में गिवन अ जीपी विद ए 729 एंड सेवेंथ टर्म इज 64। इसका सेवेंथ टर्म आपको दे रखा है 64, तो ये भी आपको गिवन है। और लास्ट में आपसे बोला है डिटरमाइन S7। S7 का मतलब ये है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स आपने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और आप खुद भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद ही कर लीजिए DYS का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, देखिए सिंपली आपको ए दे रखा है, आप आर इसका यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर S7 का फॉर्मूला लगा के आप खुद से कर सकते हैं इसको, है ना। तो हम आगे करते हैं इसके बाद, यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहीं से ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सेम पेज 192 एनसीईआरटी है, इसको देखते हैं बच्चों। ये तो बहुत इजी लिखता, तो इसको आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि फाइंड अ जीपी, इस बार जीपी आपने फाइंड करनी है, फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। तो आपको पहले 2 टर्म का सम दे रखा है -4, यानी कि S2 कह सकते हैं हम, S2 आपको गिवन है -4। ओके,
आगे, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, और जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म है, यानी थर्ड टर्म के 4 गुना है। एक बार और पढ़ देता हूं मैं इस बात को। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपने जीपी मांगी गई है बेटा, आपसे जीपी कैलकुलेट करनी है आपने। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए जीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ए और आर यानी कि ये दो चीजें हैं तो, है ना। देखते हैं कैसे करेंगे, पहले इसका यूज कर ले बेटा। चलिए देखिए, वी हैव ए फिफ्थ इज, ए फिफ्थ क्या होता है, ए आर रेज़ टू द पावर 4, यही होता है। और 4 इंटू ए थर्ड क्या होता है, ए आर स्क्वायर। चेक कर लो। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और आर स्क्वायर से आर की पावर 2 बचेगा, यानी कि आर की पावर 2 बचने वाला है यहाँ पे खाली। और राइट हैंड साइड में क्या है बचा बेटा, 4। तो अगर मैं आर की बात करूं तो प्लस माइनस 2 बोल सकता हूं मैं, है ना भाई। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा, नहीं होगा। ओके, तो आर तो आ गया, अब रह गया ए मैं यहां से निकाल लूंगा। तो S2 देखिए, S2 की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली S2 क्या होता है, S2 A1 प्लस A2 भी तो होता है, और A1 को तो A ही कहते हैं लेकिन A2 को AR कहते हैं, और इज इक्वल टू -4 हमें गिवन है। चेक कर लो, ठीक है। अब देखिए मैंने R की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, तो मैं इसके बिहाफ पे A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक बार मैं +2 ले लूंगा, एक बार मैं -2 ले लूंगा, है ना। तो जब मैंने +2 लिया तो इस तरफ कर देता हूं +2 लेके, तो A कॉमन ले लिया, 1 + 2, भाई R की वैल्यू 1 + R बचेगा ना, तो +2 ले ली इक्वल टू -4। तो यहां से A की वैल्यू आप देख सकते हैं -4/3, ठीक है। और अब मैंने -2 लिया, तो -2 लेने पर क्या बचेगा, A कॉमन ले लिया तो 1 - R बचेगा, नहीं बचेगा। और R की वैल्यू -2 है, मतलब 2 है, ठीक है। और इक्वल टू में -4 एज इट इज। तो बेटा A की वैल्यू इन दैट केस देखो -A इक्वल टू -4, तो A इक्वल टू ओनली 4। चेक कर लो, ओके। अब देखो आपसे मांगा क्या था बेटा इस क्वेश्चन में, आपसे मांगी थी जीपी, है ना। तो देखिए रिक्वायर्ड जीपी जो आएगी वो 2 आएगी बेटा, क्योंकि आर की वैल्यू भी 2 है और ए की वैल्यू भी 2 है ना। देखते हैं भाई जीपी क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में जीपी होनी चाहिए ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। और यहाँ पे सेकंड जीपी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, -4/3, -4/3, तो -4/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने +2 लिया था, है ना। चेक कर लो, कॉमा ए की वैल्यू -4/3 और आर की वैल्यू +2 लिया था, और +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहां से आ रही है बेटा जीपी, जो आपकी रिक्वायर्ड जीपी है वो आ रही है -4/3 एज इट इज। 4 दूनी 8, माइनस का 8/3 हो जाएगा, और यहां पे जाएगा 4 चौक 16, है ना, माइनस का 16/3 डॉट 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 एंड सो ऑन। एक आंसर तो आपका ये आ गया। सेकंड देखते हैं वहां पे, तो ए की वैल्यू क्या थी बेटा, ए की वैल्यू यहां पे थी 4, है ना। तो ए की वैल्यू 4 इंटू आर की वैल्यू यहां पे ली थी हमने -2, तो -2, ठीक है, कॉमा ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू -2 का स्क्वायर, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखो यहां से जीपी क्या आ गई बेटा, आपकी जीपी आ गई 4, कॉमा 4 दूनी 8, माइनस का, कॉमा देखो ये 2 का स्क्वायर करूंगा, -2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, प्लस का 4 चौक 16 आएगा, प्लस का यानी कि 16 एंड सो ऑन। तो ये 2 आपके आंसर हो गए, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि सेम पेज, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है इस पेज पे 192 पे, इसके बाद 193 पे आ जाएंगे। तो सेम पेज 192 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। और क्वेश्चन में लिखा है कि if the 4th, 10th and 16th term of a GP is x, y and z respectively। देखो चौथा, 10वां और 16वां टर्म आपको दिया है, चौथा, 10वां और 16वां टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना है एक बार देखते हैं। तो इसने बोला x, y, z रेस्पेक्टिवली, ओके।
कहता है प्रूफ दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, यानी कि जो एक्स वाई जेड है ये जीपी में लगे हुए हैं, ये आपने प्रूफ करना है। क्या बेटा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है आर इन जीपी, टू प्रूफ करना है ये, है ना। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन प्रूफ करना, ऊपर वाला पोर्शन ये वाला। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इसके जैसा हम क्वेश्चन है ना ऑलरेडी कर चुके हैं, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन सेम है। अगर आप चाहो तो इसको स्किप हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बट मुझे पता है कि आप पे भरोसा, आप मेरे से करवाओगे तो मैं करा देता हूं, है ना। देखिए मैं शॉर्ट में कराता हूं फटाफट से। A4 क्या होता है बेटा, A R³ बराबर x हमें गिवन है, पहली इक्वेशन मान लेते हैं। A10 AR⁴ होता है, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। और इसके बाद A16 AR⁵15 इक्वल टू Z, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। ओके, अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड और थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, और ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। तो देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है, और यहां पे थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। ओके, तो देखो सेकंड यानी कि AR⁴ अपॉन फर्स्ट AR³ और y अपॉन में x, चेक कर लो। और सिमिलरली थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, थर्ड AR⁵15 अपॉन में AR⁵9, भाई सेकंड यही है ना, और z अपॉन में y। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भाई। देखो a से a बाय बाय हो गया, r की पावर यहां से 6 बच गई, भाई बेस इक्वल तो पावर लेस हो जाएंगे ना, और यहाँ पे a से a बाय बाय हो गया, यहाँ पे भी r की पावर 15 से 9 हो गया तो 6 बच गया। तो कुल मिला के r की पावर 6 यहाँ पे बचा है, जो कि y अपॉन में x आया है ना। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बचा है, r की पावर 6 जो कि z अपॉन में y आया है। बिल्कुल सही जवाब है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं, मान लेते हैं कि ये चौथी और ये पांचवी है तो अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इट मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल है ना। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट व्हाट वी गेट, y अपॉन में x इक्वल टू z अपॉन में y। हम ये बात कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो y² इक्वल टू xz है। और y इक्वल टू √xz। तो यार एक बात बताओ, अगर ये जीपी है तो y जो है वो अर्थ ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए x और z का। और अगर वो ज्योमेट्रिक मीन होगा तो y की वैल्यू √xz होगी, तो y की वैल्यू √xz आ गई, तो इसका मतलब ये जीपी है ना। तो हेंस वी कैन से, या फिर इट मीन्स y be the geometric mean between x and z. So therefore we can say x, y, z are in GP. हैंड्स प्रूफ, यही प्रूफ करा था। उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आने का कोई कारण ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है। आगे देखें, एक बार आगे देखें, आगे 18वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वालिफाई कर गया पेज नंबर 193 पे। इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है। इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 और पेज नंबर 193 NCERT। ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द, नहीं सॉरी, मैंने 19 पढ़ दिया, 18 की बात करो ना। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस आपको देता है 8 8 8 8 8 एंड सो ऑन। तो वी हैव सीक्वेंस, भाई मेरे पास एक सीक्वेंस है, क्या है बेटा, 8 8 8 8 8 एंड सो ऑन, है ना। ये मेरे को सीक्वेंस गिवन है और मेरे को इसका सम निकालना है। सम कहां तक, अप टू n टर्म्स। ओके, तो नाउ
सम ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा बेटा, एसएन से रिप्रेजेंट कर दें, और सम अगर निकाल रहे हैं तो इसको प्लस में लिख देते हैं। कहां तक, अप टू एन टर्म्स। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए अब एस ऑफ एन इज इक्वल टू, बेटा इसमें से 8 कॉमन ले लूं मैं, अगर आप बुरा ना मानो तो ले सकता हूं ना। तो क्या बचेगा अंदर, 1 1 1 ट्रिपल 1 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू एन टर्म्स। और यही तरीका है, आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, इस टाइप के जितने भी दिखेंगे आपको। ओके, अब आपने इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, इसको 9 से इंटू और 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड आप बाहर करेंगे, लेकिन इंटू आप अंदर दिखाएंगे। अप टू एन टर्म्स। और मान लो 2 मिनट के लिए मान लो क्वेश्चन में 8,88,888 ना होकर 9,99,999 होता तो बेटा ये वाले स्टेप से आप बच जाते, क्योंकि आपने अंदर यही तो बनाना होता है 9 की सीरीज। तो ऑलरेडी जब पहले से बनी हुई है तो फिर मेरे को कॉमन लेना नहीं पड़ता और 9 से इंटू और 9 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। 8/9, तो अब इसको आपने पता कैसे लिखना है, जैसे 10 - 1 भाई इसको लिख दिया। 99 को भाई 100 - 1 लिख सकते हैं, तो 100 को भी तो 10 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं ना। सेम इसको 1000 - 1 और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब, बिल्कुल, प्लस अप टू एन टर्म्स। ओके, देखिए 8/9 एज इट इज विद इन ब्रैकेट। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से भाई। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू एन टर्म्स, ठीक है। मैंने इसको अलग कर दिया, मैंने देखा 1 माइनस हो रहा है, सिर्फ 1 माइनस हो रहा है एन टाइम्स तक, है ना। तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो अंदर 1 प्लस हो रहा होगा एन टाइम्स तक, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 प्लस एन टर्म्स। मानते हैं बात? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है, मानते हो तो 8/9। अब आप इस वाली सीरीज को देखो बेटा, ये एक जीपी सीरीज बन रही है ना, बन गई ना जीपी सीरीज। अभी ये जीपी सीरीज नहीं थी, लेकिन अभी जीपी सीरीज बन चुकी है। और जीपी सीरीज का क्या हो रहा है बेटा, सम हो रहा है। तो मैं सम का फॉर्मुला यहाँ पे पुट अप कर सकता हूँ। तो सम का फॉर्मुला क्या होता है, ए की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू भी 10 है, और आर की पावर n-1 अपॉन r-1, चेक कर लो, यही होता है फॉर्मुला। तो इसके सब्स्टिट्यूट में तो ये आ गया माइनस। अब अगर आप इसको देखो तो 1 जो है वो n टाइम्स तक प्लस हो रहा है, चेक कर लो, 1 जो है वो n टाइम्स तक प्लस हो रहा है। तो अगर 1 3 टाइम्स तक प्लस होता तो 1 × 3 लिख देता मैं। 1 n टाइम्स तक प्लस हो रहा है तो 1 × n लिख दूं। तो 1 × n का मतलब n ही तो होता है भाई। 1 × n का मतलब n होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो अब देखेंगे, अब आगे देखेंगे भाई, एक सेकेंड, ये तो हो गया 80, ठीक है भाई, 10 से 80 हो गया, और यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 9 है, तो 981 हो गया, है ना। 9 9 से 81, और यहाँ पे 10 की पावर n-1, और माइनस ये इधर भी इंटू होगा, तो 8/9n। दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। और एक बार आंसर को चेक भी कर लेते हैं, क्या आपने इन्होंने ऊपर के स्टेप में ही आंसर छोड़ दिया हो। बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी आंसर छोड़ते हैं तो 80 अपॉन में 81, 10 to the power n-1 माइनस 8/9n, बिल्कुल यहीं पे छोड़ा है आंसर, है ना, इसी स्टेप पे छोड़ा है। तो बिल्कुल सही है आंसर, और आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ में आना भी चाहिए इसको। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 32 क्वेश्चन हैं, 32 क्वेश्चन है, तो यानी काफी लेंथी एक्सरसाइज है। और ऑलरेडी आपके 18 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो 18 क्वेश्चन में ही जो वीडियो है अपनी, जो लेक्चर वीडियो है, वो 1 घंटा क्रॉस कर गया है ना। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। सो दैट्स वाई मैं इसको 2 पार्ट में आपको कराऊंगा। तो पार्ट 1 में हम 18 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम फर्दर बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो बच्चों, अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का।
तो हम सेकंड पार्ट में मिलते हैं इसके, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 to 32 करेंगे, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।